नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, जिज्ञासुओं। आज हम लोग नाटककार मोहन राकेश के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, नाटक के बारे में आपको पता है कि यह एक दृश्य श्रव्य विधा है, यानी इसमें दृश्य भी महत्वपूर्ण है और श्रव्य भी महत्वपूर्ण है। अन्य विधाओं से अलग है यह विधा। जब नाटकों की बात की जाती है तब उसकी एक सुदीर्घ परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। भारत में लोक नाटकों की एक परंपरा रही है, जैसे बिहार में भोजपुरी इलाके में विदेशिया नाट्य शैली रही है, या रासलीला ब्रज क्षेत्र में रही है, रामलीला अयोध्या के बाद अब तो पूरे देश में जो हिंदी भाषा भाषी हैं वहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। तो लोक नाटकों की एक परंपरा रही और उसके बाद एक लंबे समय बाद जब आधुनिक युग के दौर में नाटकों की परंपरा आती है तो तब वहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे नाटककार दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने लोक वृत्त के बहुत सारे तत्वों को अपने नाटकों में समाहित किया था। उन्होंने पारसी थिएटर से भी अपने नाट्यक्रम को प्रभावित किया था। एक तरह से मोहन राकेश पर बातचीत जब हम लोग करेंगे तो एक पूर्व वृत्त हमें समझ लेना चाहिए कि मोहन राकेश के पहले का जो नाटकों का पूर्व वृत्त है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएटर और भारतीय रंगमंच की लोक नाट्य परंपरा और यहाँ तक कि संस्कृत नाटकों से भी उन्होंने बहुत कुछ लिया और कुल मिलाकर नाट्य की एक ऐसी विधा विकसित की जो भारतेंदु युग में बहुत लोकप्रिय रही। भारतेंदु का संबंध नाटकों के मंचन से भी था। ऐसा विदित है कि उन्होंने एक नाटक में अपनी अदाकारी के लिए अपनी मूछें तक कटवा डाली थी। यह घटना बताती है कि नाटक के प्रति उनका अनुराग कितना गहरा था। तो नाटकों पर जब भारतेंदु युग का दौर चल रहा था और नाटकों की एक बहुत ही प्रसिद्धि का दौर था, उसके बाद हिंदी नाटकों के संसार में जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककार आए और जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने भी अपने समय में धूम मचाई। हालांकि उनके नाटकों पर कई बार आरोप भी लगा कि वे नाटक पाठ्य अधिक हैं, मंचन करने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। लेकिन बाद के नाटककारों ने प्रसाद के ही नाटकों का मंचन करके यह बता दिया कि उनमें भी नाटकीय संभावनाओं की तलाश संभव है। लेकिन जो भी हो, प्रसाद के बाद और उस दौर में एक हास्यास्पद सा विभाजन हो ही गया कि पाठ्य नाटक और मंचीय नाटक। बाद में इस विभाजन की जो सीमाएं हैं उसको लोगों ने समझा और इस बात को स्वीकार किया कि नाटक वही है जिसका मंचन किया जा सके। तो प्रसाद के दौर में नाटक हुए, उसके बाद के दौर में भी अनेक नाटककार आए, भुवनेश्वर जैसे नाटककार आए। आज़ादी के बाद के नाटकों पर जब हमारी नज़र जाती है और आज़ादी के बाद के नाटकों की हम बात करते हैं तब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हमें उभरता हुआ नज़र आता है वह नाम है मोहन राकेश का। मोहन राकेश हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों में शुमार किए जाते हैं और मोहन राकेश के नाटकों की विशेषताओं पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन यह समझने का प्रयास करें कि जो मोहन राकेश हैं उन्होंने किस तरह के नाटकों की रचना की। उन्होंने कुल 4 नाटकों की रचना की। 1958 में आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित हुआ, 1963 में लहरों के राजहंस प्रकाशित हुआ, आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ और एक नाटक उनका पैर तले की ज़मीन भी है जो कि अपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन की जब हम लोग बात करते हैं और तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं जो कि ऐतिहासिकता पर आधारित हैं। और मोहन राकेश की यह ख़ास बात है कि उन्होंने ऐतिहासिक जो वृतांत हैं उसको अपने समय के अनुरूप ढालकर नए तरह के अर्थबोध से संपन्न करने का प्रयास किया। उनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन में राजसत्ता का वर्णन है, कालिदास के समय का वर्णन है और राजसत्ता और जो एक रचनाकार होता है उनके बीच का जो द्वंद्व है वह आषाढ़ का एक दिन में बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। आषाढ़ का एक दिन में जब राजसत्ता का जिक्र आता है तो राजसत्ता अपने पूरे वैभव में नज़र आता है और राजसत्ता के वैभव के सामने जब एक रचनाकार उपस्थित होता है तो रचनाकार का अपना युगबोध और रचनाकार का अपना अतीत और
उसी तरह उसका वर्तमान, इन सब को पिरोकर, यानी रचनाकार का अपना अतीत, उसका वर्तमान और दूसरी तरफ राजसत्ता का वैभव, इन तीनों के आमना सामना होने से रचनाकार के भीतर क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, कैसे टूटता है, कैसे निर्मित होता है, इसका बहुत ही सुंदर आकलन आपको आषाढ़ का एक दिन में दिखाई पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस भी बुद्ध के भाई सौंदर नंद पर आधारित एक कथा पर आधारित है। तो ये जो दोनों कृतियां हैं उसमें मोहन राकेश ऐतिहासिकता में नए अर्थ की सृष्टि करते हैं और रचनाकार के तनाव को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। जो पात्रों के बीच एक तनाव के माध्यम से मूल्यों को अर्जित करके वो उसको बेहतरीन ढंग से मंचीय परिपक्वता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आधे अधूरे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आधे अधूरे नाटक में जीवन के अधूरेपन का जो चित्रण हुआ है, हमारा जो हिंदुस्तान है उसके जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उसमें अनेक तरह की टूटन आज़ादी के बाद आई थी। आज़ादी के बाद नए नए औद्योगिक शहर बने थे और औद्योगिक शहर जो थे, यानी पुराने शहर जब औद्योगिक शहर में रूपांतरित होते हैं और गाँव से शहर की ओर पलायन होता है और शहर में जब आकर एक वर्ग रहने लगता है, तो हमारे भारतीय समाज में एक जो मध्य वर्ग की अवधारणा सामने आती है। तो वह जो मध्य वर्ग आता है उसमें तमाम तरह के अधूरेपन की बातें हैं। पुरुष अधूरा है, स्त्री अधूरी है और तमाम तरह का जो अधूरापन है परिवार का, समाज का, हमारे आसपास का, उन सारे अधूरेपन को जिस खूबसूरती से मोहन राकेश ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है वह लाजवाब है। मध्यवर्गीय शहरी जीवन का संबंध है आधे अधूरे नाटक से। अंतिम नाटक जो उनका है पैर तले की ज़मीन, उसमें भी आधुनिक जीवन की विसंगति, अवसाद और घुटन का चित्रण किया है इन्होंने। ये पैर तले की ज़मीन जो नाटक है यानी उनका जो अंतिम नाटक है, इसका प्रकाशन मोहन राकेश की मृत्यु के बाद हुआ था और उनके बड़े अभिन्न मित्र थे कमलेश्वर ने मोहन राकेश की मृत्यु के बाद उसका प्रकाशन किया था। मोहन राकेश के नाट्य सृजन का परिवेश और आयाम पर हम लोग बात करते हुए पाते हैं कि मोहन राकेश के नाट्य सृजन के परिवेश और आयाम चाहे ऐतिहासिक रहे हों या आधुनिक, पर उनके नाटकों में जो कुछ भी रूपायित हुआ है उसका संबंध यथार्थ बोध ही है। यानी वो इतिहास की भी बात करते हैं तो उसमें अपने समय के यथार्थ को आवाज़ देते हैं। उसी तरह आधे अधूरे की जब बात करते हैं तब भी उसमें अपने समय की आवाज़ मुखर होती है। उसी तरह पैर तले की ज़मीन जो उनकी मौत के बाद प्रकाशित हुआ था, उसमें भी अपने समय की आवाज़ को, यथार्थ बोध को प्रकट करते हैं। जो उनकी आषाढ़ का एक दिन है वह उनकी कीर्ति का मेरुदंड माना जा सकता है। उसमें साहित्यिक उत्कर्ष भी है और रंगमंचीय सफलता भी है। रंगमंचीय सफलता का आलम यह था कि आषाढ़ का एक दिन का जो मंचन है उसकी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। इसमें परंपरा तथा वैयक्तिक प्रतिभा का अपूर्व मिलन दिखाई देता है। एक रचनाकार को अक्सर परंपरा से गुजरते हुए जो उसकी वैयक्तिक प्रतिभा है उसकी दुनिया में आना पड़ता है और परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा के बीच जो एक खाई भी है, संवाद भी है और खाई भी है, इन दोनों के अपूर्व मिलन से उन्होंने आषाढ़ का एक दिन की रचना की है। और आषाढ़ का एक दिन में जिस मशहूर कवि को आधार बनाकर रचना प्रस्तुत की गई है, आषाढ़ का एक दिन नाटक, वह प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन वृत्त पर आधारित। इस पर प्रसाद के नाटकों की छाप दिखाई पड़ती है, फिर भी यह प्रसाद के नाटक से बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? मोहन राकेश कहते क्या हैं? मोहन राकेश खुद इस नाटक की भूमिका में लिखते हैं, हिंदी रंगमंच को हमारे दैनंदिन जीवन में राग रंग प्रस्तुत करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप नाटकीय प्रयोगों के आभ्यंतर से जन्म लेगा। मोहन राकेश को सफल नाटककार के रूप में स्थापित करने का श्रेय आषाढ़ का एक दिन को जाता है। यानी वो इस बात पर बल दे रहे हैं कि हिंदी रंगमंच अपने अलग स्वरूप में विकसित होगा और आषाढ़ का एक दिन में यह अलग स्वरूप नज़र आता है। इस नाटक की ज़बरदस्त लोकप्रियता ही साहित्यिक उत्कर्ष और रंगमंच के सफलता का प्रतीक बन गया। इस नाटक की सबसे खूबसूरत बात है कि संवादों की संरचना और शब्दों के चयन पर वह एक बहुत ही सफल नाटक है।
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या कर्म नहीं है जो नाट्य में न हो। भरत मुनि जब ऐसा कह रहे हैं तब वे नाटक की उस अपार व्याप्ति की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी परिधि में वे तमाम चीज़ें शामिल हों जो उसकी रंगमंचीयता में बढ़ोतरी करता हो, जो उसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी करता हो, यानी उसके वृत्त में तमाम तरह के अनुभव शामिल हों। अब जब मोहन राकेश के नाटकों पर हम लोग बात करते हैं तब आषाढ़ का एक दिन की जब चर्चा होती है तब हमें उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ती है वह है उसकी इतिहास दृष्टि। और इतिहास दृष्टि के बारे में बात करते समय मोहन राकेश के उद्धरण को उद्धृत करना मौजूद है। वे कहते हैं, इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता। इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है, युग से युग को अलग नहीं करता, कई कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। यानी अब आप देखिए कि मोहन राकेश जब इतिहास की बात कर रहे हैं और साहित्य के साथ इतिहास के रिश्ते की बात कर रहे हैं तब वे साफ तौर पर इस बात को मानते हैं कि साहित्य इतिहास के समय में बनता नहीं है, समय में इतिहास का विस्तार करता है। यदि साहित्य इतिहास में बंध जाएगा तब तो वह तथ्यों का संकलन मात्र हो जाएगा। साहित्य तथ्यों का संकलन तो है नहीं, उसमें अपनी संवेदना की व्याप्ति के लिए परंपरा से कुछ तत्व ग्रहण करने होते हैं जिनका अपने समय से संवाद होता है और अपने समय के संवाद से इतिहास एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आ जाता है। उसे हम इतिहास का पुनर्सृजन भी कहते हैं। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतिहास के समय से बनता नहीं, क्या साहित्य समय में इतिहास का विस्तार करता है, युग से युग को अलग नहीं करता, कई कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मनुष्य के मानस में, उसके जीवन में, उसकी परंपरा में जो निरंतरता है, उस निरंतरता को नए संदर्भों में पकड़ने का काम ऐतिहासिक नाटक आषाढ़ का एक दिन में नज़र आता है। मोहन राकेश अपने नाटकों के ऐतिहासिक प्रसंगों को आषाढ़ का एक दिन में इतिहास दृष्टि के साथ साथ व्यक्ति के अहम की जो प्रवृत्ति होती है उस समस्या का निरूपण भी करते हुए नज़र आते हैं। उनका दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस में भी इतिहास बोध है, लेकिन यह देखना दिलचस्प अनुभव होगा कि जब वे लहरों के राजहंस की दुनिया में जाते हैं तो इतिहास का पुनर्सृजन किस तरह से करते हैं। इतिहास के बारे में यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि साहित्य और इतिहास का रिश्ता तभी सघन और सफल रूप में सामने नज़र आता है जब इतिहास और साहित्य के रिश्ते के बीच यह बात दिखाई पड़े कि उसमें इतिहास को किस रूप में लिया गया है और समय के किन तनावों को, किन ज़रूरतों को, किन सपनों को, किन संघर्षों को, किन भविष्य दृष्टियों को पिरोया गया है। यानी पात्र तो वहाँ से हम लेते हैं, लेकिन पात्रों के जीवन की जो घटनाएं हैं वह काल का अतिक्रमण करते हुए अपने समय के दौर में भी चली आती है, यानी जो नाटककार का अपना दौर है वहाँ भी चली आती है। मोहन राकेश का जो नाटक लहरों के राजहंस है उसकी कथा भी इसी तरह से गुथी हुई है कि उसमें अपने समय की छवियां भी नज़र आती है। मोहन राकेश लहरों के राजहंस की कथा बौद्ध योगीन ऐतिहासिक परिवेश को आधार बनाकर करते हैं। नाटक में नंद और सुंदरी को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः आधुनिक है। यानी पात्र तो वहाँ से लिए गए हैं नंद और सुंदरी, लेकिन नंद और सुंदरी को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है उसमें आधुनिकता बोध है। यानी नंद और सुंदरी जैसे इतिहास की दुनिया से बाहर निकलकर अपने समय से संवाद करते हैं और यह आधुनिकता इस नाटक को महत्वपूर्ण बनाती है। मोहन राकेश ने नंद और सुंदरी के संवादों से स्त्री और पुरुष के आपसी रिश्ते का रेसा रेसा उघेड़ा है। संबंधों की दुनिया ने नंद को आधुनिक मानवीय यथार्थ का प्रतीक बना दिया है। मोहन राकेश लहरों के राजहंस में लिखते हैं, यहाँ नंद और सुंदरी की कथा एक आश्रय मात्र है क्योंकि मुझे लगा कि इसी समय में परिप्रेक्षित किया जा सकता है। नाटक का मूल अंतर्द्वंद उस अर्थ में यहाँ भी आधुनिक है जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत है। यानी वे नंद और सुंदरी की बात कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि नंद और सुंदरी तो एक आश्रय मात्र है। क्यों?
क्योंकि अपने समय में परिप्रेक्षित किए जा सकते हैं नंद और सुंदरी। दरअसल नंद और सुंदरी के माध्यम से वे स्त्री पुरुष के संबंधों पर भी बातचीत करना चाहते थे, और उसका जो अंतर्द्वंद है, जो कि लहरों के राजहंस में भी है, आषाढ़ का एक दिन में भी है, और वह जो स्त्री पुरुष का अंतर्द्वंद है वो यहाँ भी नज़र आता है। लहरों के राजहंस नाटक में इतिहास की संरचना में छुपी आधुनिक संवाद की प्रेरणा को उजागर करता है, और इन दोनों नाटकों यानी कि लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन में जिस ऐतिहासिकता को सुंदरता से पिरोया गया है, वह ऐतिहासिकता अपने काल का अतिक्रमण करती है, और अपने काल का अतिक्रमण इस अर्थ में करती है कि वह आधुनिक मनुष्य के द्वंद्वों, तनावों को एक इस अंदाज में प्रस्तुत करती है जिससे स्त्री पुरुष के जो आदिम आकर्षण है उसके साथ साथ अपने समय की दस्तक का असर भी जो आता है वह प्रकट होता है। इसलिए ये जो ऐतिहासिक पात्र हैं, चाहे कालिदास के जीवन से संबंधित हो या सौंदरनंद के जीवन से संबंधित हो, ये जो ऐतिहासिक पात्र हैं वे पात्र तो हैं ऐतिहासिक, लेकिन उनमें अपने समय की जटिलताओं को मुखर होने का पर्याप्त एक स्पेस दिया गया है, उसमें एक बात प्रकट होती है। यही कारण है कि इन दोनों नाटकों की रंगमंचीयता ने लोगों को प्रभावित किया, और ये दोनों नाटक खूब सराहे गए। आधुनिक जब हिंदी नाटक की बात की जाती है, खास करके आज़ादी के हिंदी नाटक की बात की जाती है, तो ये जो दोनों नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, उनकी चर्चा के बिना आधुनिक हिंदी नाटक की चर्चा संभव ही नहीं है। उनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आधे अधूरे। आधे अधूरे उनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इसमें अधूरे संसार की जो उपस्थिति है उसको नाटकीय वृत्त के अंतर्गत पिरोया गया है। यह मोहन राकेश का तीसरा नाटक है। इसमें इतिहास को दरकिनार कर दिया गया है। जैसे पुराने नाटक उनके इतिहास को समाहित करके आगे बढ़ रहे थे, यह तीसरे जो नाटक है यानी आधे अधूरे में उन्होंने इतिहास की बात नहीं की, उन्होंने अपने समय के ही पात्रों को उठाया और आम आदमी के सवालों एवं द्वंद्वों को दिखाया। इस तीनों नाटकों में एक चीज़ तो है जो कि तीनों नाटकों में उपस्थित है, वह द्वंद्व। लेकिन यह द्वंद्व पूरी तरह से अपने दौर के आदमी का द्वंद्व है जो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में नज़र आता है। यह उनके नाटकों में मील का पत्थर साबित हुआ। आधे अधूरे में मध्यवर्गीय शहरी जीवन के विघटित होते परिवार की कहानी कही गई है। व्यवसाय में असफल पति है जिसका नाम है महेंद्र नाथ, जीवन के अधूरेपन से त्रस्त पत्नी है जिसका नाम है सावित्री, साथ में पति पत्नी के तनाव है, झगड़े हैं और भविष्य के प्रति निराश बच्चे हैं। और ये जो निराशा है यानी पति पत्नी और बच्चों के बीच पसरी हुई निराशा, उस पारस्परिक द्वंद्व की कहानी को आधे अधूरे में पिरोया गया है। और यही आधे अधूरे की ताकत है, उसकी सफलता है। आधे अधूरे के शिल्प की जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि उसका शिल्प पक्ष लाजवाब है। आधे अधूरे नाटक का प्रारंभ तनाव से होता है और अंत भी तनाव में होता है, जो अत्यंत गहरा और पीड़ादायक है। दरअसल आज़ादी के बाद एक धारा ऐसे साहित्य की रही है जिसमें तनाव, संतरास, घुटन, पीड़ा, आत्मग्लानि, इन सब को पिरोकर अपने समय के यथार्थ को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। और यह जो तनाव है आज़ादी के बाद के साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में तनावों को प्रकट करके उसके सामंजस्य से जिस युग सत्य को प्रकट किया गया है उसमें विभिन्न विधाओं में यह बात दिखाई पड़ती है। आधे अधूरे जैसे नाटक को भी उसी श्रृंखला में हम लोग रख सकते हैं। शिल्प पक्ष की दृष्टि से आधे अधूरे में कथा संयोजन, भाषा की कसावट और संवादों की चुस्ती नाटक के पात्रों को आपस में बांधे रखता है। आधे अधूरे नाटक के सभी पहलुओं पर गौर करें तो कथ्य, शिल्प, संवाद, ध्वनि एवं प्रकाश तथा नए प्रयोगों के आलोक में रंगमंच के बिल्कुल अनुरूप है तथा दर्शकों को बांधे रखने में पूरी तरह से सक्षम है। अधूरे नाटक जो हैं, एक ही नाटक है अधूरा नाटक जो उनका मोहन राकेश का, उस पर भी हम लोग बात करें। हम लोगों ने 3 नाटकों के बारे में बातचीत की। अब जो अधूरा नाटक है पैर तले की ज़मीन, उस पर भी बात कर लेना मुनासिब होगा।
पैर तले की ज़मीन मोहन राकेश का अपूर्ण नाट्य कृति है, जिसे उनके अभिन्न मित्र हिंदी के कथाकार कमलेश्वर ने पूरा किया था। पैर तले की ज़मीन चारों ओर के बिखराव, व्यस्तता, खालीपन, हड़बड़ाहट और बेचैनी से जो अनिश्चितता का आरंभ होता है, उसका चित्रण करता है। पैर तले की ज़मीन में मोहन राकेश ने शब्द और नेपथ्य की ध्वनियों के मिले जुले प्रभाव को रंगमंच पर एक नए प्रयोग के रूप में प्रस्तुत कर वर्तमान युग में व्यक्ति के सामाजिक जीवन तक व्याप्त विसंगति, मूल्य विघटन, निरर्थकता तथा मानवीय संबंधों के खोखलेपन को मूर्त किया है। नाटक आधुनिक जनजीवन को यथार्थ धरातल से जोड़ती है। आज का जो दौर है उसमें अर्थ का जो महत्व है, यानी आर्थिक पक्ष जो है आज के युग का, आज अर्थ के महत्व ने व्यक्ति को कुछ बनने की अंधी दौड़ में इस तरह से व्यस्त कर दिया है कि व्यक्ति को स्थिरता देने वाली पैर तले की ज़मीन ही खिसकती नज़र आ रही है। यह जो अर्थ युग है, अर्थ बहुत ज़रूरी है मनुष्य के जीवन के लिए, लेकिन अर्थ की जो दीवानगी है वह समाज को रहने लायक न छोड़े, तब कैसा समाज हम लोग बनाते हैं? जिस समाज में अर्थ के पीछे पागलपन की हद तक बढ़ जाने की हड़बड़ाहट दिखाई पड़ती हो, वह अर्थतंत्र के पीछे भागती हुई जो जीवनचर्या है, वह एक पूरे व्यक्ति को, परिवार को, समाज को जिस बिखराव की ओर ले जाती है, वह बहुत ही यंत्रणादायक है। मोहन राकेश ने इस नाटक में, जो कि अधूरा नाटक था जिसे उनके दोस्त कमलेश्वर ने पूरा किया था, पैर तले की ज़मीन में, इसी तथ्य को प्रकट करने का प्रयास किया है और बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि किस तरह से जो अर्थतंत्र के प्रति जो दीवानगी, अर्थ के प्रति दीवानगी है, उसने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जैसे मनुष्य के पैर तले की ज़मीन खिसक गई हो। इस मानसिक विघटन ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर उनकी विशिष्टताओं को नष्ट कर दिया है। अब हर आदमी अपने आप में एक विलक्षण उपस्थिति है। उसकी विलक्षणता एक ऐसी स्थिति में रूपांतरित हो जाए कि सबके पोशाक एक जैसे लगने लगे, सबकी भावनाएं एक जैसी लगने लगे, सबकी दृष्टि एक जैसी लगने लगे, तो वह किसी समाज में व्यक्ति की उपस्थिति को लेकर बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी। पैर तले की ज़मीन में इसी बात को प्रकट किया गया है। जो उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, सब टूटे हुए हैं, विक्षिप्त हैं और धुरीहीन हैं। और इसमें, यानी पैर तले की ज़मीन में, इसे सुंदरता से प्रकट किया गया है। हम मोहन राकेश पर बातचीत करते हुए यह भी देख लें कि उनके इन चारों नाटकों में जो बातें कही गई हैं वह तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन नाट्य चिंतन के नए आयाम किस तरह से मोहन राकेश के नाटकों में उभरते हैं, उस पर भी बातचीत कर लेना लाजमी है। दरअसल एक नाटककार के लिए रंगमंच की परिधि का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। इस दृष्टि से मोहन राकेश एक सफल नाट्य चिंतक हैं। इनके प्राय सभी नाटक रंगमंच और दर्शक को ध्यान में रखकर रचे गए हैं। वे हिंदी नाट्य साहित्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोहन राकेश नए नए आयामों के जरिए कथा वस्तु, संवाद, चरित्रण, दृश्य संयोजन, अभिनयता, रंगमंचीय निर्देशन में सधे सधाए नाट्य प्रयोग करके सफल नाट्य चिंतक की ख्याति पाने में सफल होते हैं। और उनके नाटक इन तमाम जिन बातों की चर्चा की गई, जैसे कथा वस्तु, संवाद, चरित्रण, दृश्य संयोजन, अभिनेता, रंगमंचीय निर्देशन, ये सभी नाट्य प्रयोग उनके चारों नाटकों में इस खूबसूरती से पिरोए गए हैं कि वे ऐसे नाट्य लेखक के रूप में दिखाई पड़ते हैं जैसे कोई नाट्य चिंतक ने बहुत खूबसूरती से अपने ज्ञान को उस कला में रूपांतरित करने में सफलता पाई हो। और जब हम लोग मोहन राकेश के बारे में बातचीत करते हैं तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी सफलता को प्रकट करती हैं। मोहन राकेश ने अपने समय के नाटकों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इन तमाम नाटकीय प्रयोगों को अपने नाटकों के भीतर समाहित किया और उनको समाहित करते हुए जिसे प्रस्तुत किया गया उनके नाटकों में, वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब हम लोग जो उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ उदाहरणों से इसे समझें। मोहन राकेश के तीनों नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल हैं। आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का नाटक है और तीनों अंक एक एक दृश्य के हैं।
जिसमें मल्लिका के घर का कमरा मंच सज्जा की दृष्टि से यथार्थवादी है, ठीक इसी तरह लहरों के राजहंस में भी पूरी नाटक सुंदरी के कक्ष में मंचित हुई है। यह नाटक भी 3 अंकों में बटा है और प्रत्येक अंक एक एक दृश्य के हैं। आधे अधूरे नाटक को मोहन राकेश 2 भागों में विभाजित किया है और दोनों भाग एक दृश्य हैं, जिसमें सावित्री के घर के एक कमरे को दिखाया गया है। यह भी मंच सज्जा की दृष्टि से यथार्थवादी है। अब हम लोग नाटक में भाषा के सवाल पर भी बात कर लें। मोहन राकेश ने जिस नाट्य भाषा का प्रयोग किया है, मोहन राकेश की भाषा उनके सूक्ष्म चिंतन और सामाजिक चेतना को दर्शाती है। इनके नाटकों की भाषा अपने से पूर्ववर्ती हिंदी नाटकों की भाषा से एकदम अलग, आडंबरहीन बोलचाल की भाषा है। समग्र दृष्टि से विचार करने से ऐसा लगता है कि मोहन राकेश जितनी गंभीरता से सोचते हैं, उससे कहीं बढ़कर भाषा में जान डालकर नाटक को सबके निकट पहुंचा देते हैं। मोहन राकेश के नाटकों की भाषा अपने समूचे मुहावरे में जीवंत, सार्थक होते हुए अंतः एवं बाह्य तत्वों से संयत, सरल और स्वाभाविक है। संकलन त्रय के बारे में भी बात कर ली जाए। मोहन राकेश के नाटकों में संकलन त्रय का क्या परिदृश्य उभर सकता है। संकलन त्रय से तात्पर्य है नाटक में स्थान, काल और समय का यथोचित प्रयोग किया जाना। इसमें मोहन राकेश पारंगत हैं। मोहन राकेश स्थान, काल और समय का पूरा ध्यान रखते हैं। उनका प्रत्येक नाटक एक स्थान में ही घटित होता है। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक के बीच का अंतराल 1 दिन का है, वहीं आषाढ़ का 1 दिन में अंकों के बीच कुछ वर्षों का अंतराल है। इसी प्रकार लहरों के राजहंस की पूरी कथा 24 घंटे की अवधि में संयोजित है। तो संकलन त्रय का भी मोहन राकेश ख्याल रखते हैं, यानी विषय वस्तु, नाटक के जो तत्व होते हैं वो, रंगमंच के तत्व और भाषा, इन तमाम चीज़ों और संकलन त्रय को समाहित करके मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक के एक बेहद ही प्रतिष्ठित नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। विश्वास है कि आपने मोहन राकेश की नाट्य यात्रा को पूरी तरह से समझ लिया होगा। बहुत धन्यवाद।